लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह। कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा। भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है कि पप्पू और मिंटू अगर दोस्त बनेंगे तो तभी बनेंगे जब पप्पू राजू से बात करना बंद कर देगा। ऐसे नहीं होता है। क्या भारत जो है वो ताइवान से दोस्ती तोड़ लेगा क्या चीन के कहने पे? चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं। उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा। वो आगे बताऊंगा आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक मीम चलता था कि पाकिस्तान को खत्म होने से बहुत सारे देश बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कर्जा उठा रखा है कि अगर पाकिस्तान मर गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। वही हाल चीन का भी है। चीन ने इतना पैसा पाकिस्तान में ठूस रखा है 10 साल में। आप ये भी देख लीजिए कि यह भारत का ही असर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान को चीन कुछ नहीं बोलेगा, भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। ये मुनीर बाकी लोग सोच रहे होंगे। लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को कि यह मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर जो भाई है वो इंडिया को कोहनी मार देता। ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, यह भी उन्होंने कह दिया। चीन का मकसद सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है। यानी क्लियर कट पाकिस्तान को समझा दिया गया चीन की तरफ से कि आए हैं तो यह मत समझना कि हम जो है वो भारत के खिलाफ तुमसे दोस्ती करके और कुछ षड्यंत्र करने आए। चीन का पाकिस्तान से यह क्लियर कट कहना यह कोई मामूली बात नहीं है। चीन ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे कि भारत से दुश्मनी है तो इसलिए चीन पाकिस्तान के साथ। लेकिन चीन भी एकदम से पाकिस्तान को साइड नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने भर भर के कर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने 29 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी अगर दोनों को ही जोड़ दीजिए तो 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में चीन के फंसे हुए हैं। अब कैसे उनको कोहनी मार देंगे बॉस? इसलिए यह उम्मीद करना कि भारत से दोस्ती बढ़ाने की खातिर चीन पाकिस्तान को लात मार देगा। देश तो है वैसे पाकिस्तान लाती खाने लायक, लेकिन ऐसे नहीं ना मार सकते। तो ऐसा सीधे सीधे नहीं होगा। और ये कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए कि हमसे कर रहे हो तो उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हाँ, अपना देखिए कि हमारा क्या हिसाब चल रहा है। हमसे ठीक है तो ठीक है, लेकिन चीन पाकिस्तान को उसकी हैसियत जरूर याद दिला रहा है। आप देखिए कि भारत के दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री सीधे पाकिस्तान नहीं पहुंचे, उससे पहले अफगानिस्तान गए। वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को भी तलब कर लिया कि आओ वहीं आओ। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को काबुल में मीटिंग की। कमाल की बात यह है कि जिस अफगानिस्तान को तालिबान चला रहा है और जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सेफ जोन है, इन दोनों देशों को चीन एक टेबल पर लेकर आ गया। इसके पीछे चीन का मकसद है तालिबान से सीधे तालमेल बनाना, पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते सुधारना, अफगानिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट से जोड़ना। चीन के विदेश मंत्री अगर अफगानिस्तान गए, वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाया, वहां पर मीटिंग की, तो यह सब पाकिस्तान को दुलारने के लिए नहीं बल्कि लताड़ने के लिए हुआ। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में चीन का सबसे बड़ा सीपेक प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को हाईजैक किया हुआ है। सीपेक के रूट पर टीटीपी का कैसे कब्जा हो चुका है, आप वीडियो देखिए जिसमें टीटीपी के आतंकवादी हथियारों के साथ सीपेक रोड पर नाचते घूम रहे हैं। खबर तो यह भी है कि टीटीपी के लड़ाके सीपेक प्रोजेक्ट से काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स और ठेकेदारों को धमकी देकर हफ्ता वसूली तक कर रहे हैं, जिससे चीन पाकिस्तान से चिढ़ा बैठा है। क्योंकि चीन को समझ में आ चुका है कि सीपेक की सुरक्षा कर पाना
पाकिस्तान के बूते की बात तो नहीं। इसलिए चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई होगी कि कटोरा लेके भीख मांगने तो पहले आते हो, लेकिन सीपेक में चीनी हितों की सुरक्षा करने में नाकाम हो जाते हो। खबर तो यह भी है कि काबुल में मीटिंग के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। चीन ने कह दिया कि टीटीपी के आतंकियों से सीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा करने में पाकिस्तान फेल हो गया है, इसलिए चीन ने तालिबान से कहा है कि वो पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए पर नकेल कसे। तालिबान ने भी चीन को आश्वासन दिया है कि सीपेक प्रोजेक्ट की टीटीपी से सुरक्षा अब उसकी जिम्मेदारी है। यानी पाकिस्तान का मुनीर न तो भारत से लड़ पाया न वहां टीटीपी के आतंकियों से। अभी तक सीपेक पाकिस्तान के लिए चीन से पैसे ऐंठने का जरिया बना हुआ था, लेकिन अब सीपेक से अफगानिस्तान को डायरेक्ट जोड़कर चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से जाकर सट रहा है। बलूचिस्तान को तो मुनीर अमेरिका को बेच ही आया। अब मुनीर आगे पाकिस्तान में क्या क्या अमेरिका को न बेच दे, यह भी चीन को देखना है और पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी बतानी है। इसलिए बीच बीच में चीन पाकिस्तान को झटके भी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्दी ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां चीन सीपेक के फेज 2 का प्लान ऐलान कर सकता है, लेकिन इसके पहले ही चीन ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दे दिया। पाकिस्तान में बन रहे सीपेक को चीन की 18 कंपनियां बिजली सप्लाई करती हैं, जिनका पाकिस्तान पर 423 अरब रुपए का बिल बकाया है, जिसे पाकिस्तान ने माफ करने की गुहार लगाई। लेकिन चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान का बकाया बिजली बिल माफ करने से इनकार कर दिया कि क्या बात करते हो, लाओ पैसा लाओ। साथ ही लेट सरचार्ज जो लगाया था वो भी माफ करने से मना कर दिया। आप यह भी देखिए कि जैसे चीन भारत से दोस्ती करने के बावजूद अभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा, वैसे ही भारत ने भी चीन को समझा दिया है कि इस दोस्ती का मतलब फ्री हैंड नहीं है। चीन ताइवान को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है, लेकिन चीन के चक्कर में भारत ने ताइवान से अपने रिश्ते खत्म नहीं कर लिए। हाल ही में जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद यह दावा किया था कि भारत ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। चीन के इस दावे से सनसनी मच गई, क्योंकि भारत ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। इसलिए भारत ने चीन के इस दावे पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि ताइवान को लेकर उसका स्टैंड अभी नहीं बदला है। भारत ने साफ किया कि ताइवान के साथ उसके रिश्ते इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल हैं और ये ऐसे ही जारी रहेंगे। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और यह चाहता है कि भारत समेत पूरी दुनिया ताइवान को चीन का ही हिस्सा माने, उसे अलग देश के रूप में मान्यता दे। जहां तक भारत की बात है तो भारत 1 चाइना पॉलिसी को मान्यता आया है, लेकिन साल 2011 के बाद से बायलैटरल डॉक्यूमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। भाई हमारे ताइवान से रिश्ते हैं, वो चलेंगे, तुम पाकिस्तान से कर रहे हो, हमने मना किया है क्या? हम तुमको कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिलने जा रहे हो तो बोलो कि भाई पीओके जो है वो भारत को दे दो। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हमको जब लेना होगा पीओके ले लेंगे। आप ये भी देखिए कि कैसे चीन की मीडिया जो अक्सर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाती थी, वो आजकल भारत और चीन की दोस्ती का गुणगान कर रही है। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि इस यात्रा को लेकर चीन के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोनों देश ये दिखा रहे हैं कि वो रिश्ते सुधारकर सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। अखबार में कहा गया है कि बॉर्डर को लेकर दोनों साइड्स में एक नई समझ बनी है, बॉर्डर पर शांति स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। अखबार का कहना है कि जब साल 2026 में भारत ब्रिक्स समिट करेगा तो चीन उसकी मदद करेगा, जब 2027 में चीन इसे होस्ट करेगा तो भारत मदद करेगा। अखबार ने चीन के एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि भारत और चीन के रिश्ते में स्थिरता आ रही है। चीन के एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने भी चीन के साथ संबंध सुधारने में गंभीरता दिखाई है। दोनों तरफ से बहुत गंभीर, गहरी और दोस्ताना बातचीत हुई और यह सब उस ग्लोबल टाइम्स में छप रहा है जो चीन का सरकारी मुखपत्र टाइप से कही गई है, सरकारी हिसाब किताब। यानी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चीन अब खुलकर भारत के सपोर्ट में आ चुका है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा है कि चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का चीन कड़ा विरोध करता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम सभी भारतीय सामानों का चीनी बाजार में आने का स्वागत करते हैं। यानी चीन भी कह रहा है कि नहीं लगा अमेरिका तो नहीं लगा, तुम चाइना भेजो, भारत का सामान चाइना भेजो, हम खरीदेंगे। चीन ने तो भारत से पिछले 5 साल लड़कर देख लिया कि भारत का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे चीन का नुकसान हो गया। अब इसी तरह से ट्रंप भारत से भिड़ रहे हैं और इसमें भी नुकसान अमेरिका का ही होगा, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह बात अमेरिका के अंदर अब बहुत सारे लोग कहने लगे। भारत पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की जबरदस्त खिंचाई हो रही। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा दूंगा, हो गया उल्टा। उनके चक्कर में एक नई दोस्ती क्रिएट हो गई भारत और चीन की। यही वजह है कि अब ट्रंप की आलोचना तेज हो गई।
यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और अमेरिका की दिग्गज नेता रही निक्की हेली ने न्यूज वीक में लिखे अपने एक लेख का शीर्षक दिया, टू काउंटर चाइना रीबिल्ड यूएस इंडिया रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की विदेश नीति के दो प्रमुख लक्ष्य, चीन को पछाड़ना और शक्ति के जरिए शांति हासिल करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, ये वो लिख रही हैं। बावजूद इसके हालिया घटनाक्रमों ने अमेरिका भारत रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। निक्की हेली ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन की तरह विरोधी मानना एक बड़ी भूल होगी। भारत को दंडित करना अमेरिका की एशिया रणनीति को कमजोर कर सकता है। निक्की हेली ने ट्रंप को समझाया कि भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उन्होंने तर्क दिया कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यंग वर्कफोर्स है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उत्थान फ्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। अगर अमेरिका भारत के बीच व्यापारिक विवाद गहरा गया तो सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को होगा, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कोशिश करेगा। निक्की हेली ने कुछ एक्सपर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन का सामना करना है तो भारत को दोस्त बनाए रखना जरूरी। और ऐसा पहली बार नहीं कि जब निक्की हेली ने ट्रंप को चेताया है, इससे पहले भी वो बार बार कह रही है कि भैया ट्रंप, भारत से रिश्ते सुधारो। ट्रंप की नीतियों को सिर्फ निक्की हेली ही गलत नहीं बता रही, ट्रंप के करीबी रहे लोग भी उनकी खुलकर आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के एनएसए रहे जॉन बोल्टन तो भारत के प्रति ट्रंप के रवैये से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने कह दिया कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के काबिल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बोलने वालों की बाढ़ आ गई। अमेरिका में आर्थिक मामलों के जानकार भी ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैश ने ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया। अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम खुद अमेरिका को पर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि इसने रातों रात ब्रिक्स समूह के देशों को अभूतपूर्व रूप से एकजुट कर दिया है। जेफरी ने कहा कि ट्रंप ने खुद ही ब्रिक्स को एक तरह से जीत दिलाने का काम किया। अर्थशास्त्री जेफरी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हालिया फैसलों के चलते भारत का भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम रणनीतिक और दीर्घकालिक है। भारत एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसी भारत पर टैरिफ अटैक करने से भरोसा टूट गया है। जेफरी ने आगे कहा कि अब भले ही यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ को हटाने का फैसला क्यों ना करें, लेकिन भारतीयों ने एक सबक सीख लिया है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी अमेरिका में नेता हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सब भारत पर टैरिफ लगाए जाने के मामले में ट्रंप को रगड़े बैठे कि भाई क्या ये आदमी हो। लोग कह रहे मूर्ख जैसा काम कर दियो भाई, मूर्खतापूर्ण फैसला बता रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की इतनी आलोचना इस वजह से भी हो रही क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में अमेरिका की जनता पिस रही है। अमेरिका की इकोनॉमी की बैंड बज रही है, यहां तक कि अमेरिका में कंपनियां दिवालिया हो रही। खबर है कि इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। यह 2020 में कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज्यादा है। केवल जुलाई में ही 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई अमेरिका में, जो जुलाई 2020 के बाद किसी एक महीने में दिवालिया होने वाली कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या है। इन कंपनियों के दिवालिया होने के पीछे एक वजह ट्रंप की टैरिफ नीतियां बताई जा रही। यानी अमेरिका बाप बाप कर रहा है, लेकिन ट्रंप समझने को तैयार नहीं। उनको लग रहा है मैं कुछ भी करूंगा हो जाएगा सब मामले। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। वो भारत रूस की दोस्ती तोड़वा रहे थे, वो तो हुआ नहीं। वो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डाल रहे थे कि भारत में जाके प्रोडक्शन ना बढ़ाओ, वो दाव भी बेअसर साबित हो रहा है। जैसे ट्रंप आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को धमका नहीं रहे थे, भारत में जाकर प्रोडक्शन मत करो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ट्रंप की धमकी काम नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट है कि एप्पल आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बनाएगा और उसे अमेरिका में निर्यात करेगा। यानी ट्रंप का टैरिफ लगाना भी काम नहीं आया। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश से पीछे नहीं हट रही। और हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि अगर एप्पल भारत में सारे आईफोन बना भी लेगी और अमेरिका निर्यात करेगी और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी देगा, तब भी मोटा मुनाफा कमाएगी अमेरिका में बनाने के बनस्पत। तो वही एप्पल को दिख रहा है, उसने कहा हम पूरा आईफोन 17 भारत में बनाएंगे। और ये चीन के लिए भी झटका है, वहां भी नहीं बना रहा है, भारत में बना रहा है। फिर भी चीन दोस्ती कर रहा है, ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे, लेकिन जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही है। आप देखिए कि एनएसए अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने मॉस्को में आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, ये उसकी तस्वीरें हैं।
पुतिन मुस्कुराते हुए हॉल में आए और जयशंकर को देखते ही हाथ मिलाया। इसी महीने की शुरुआत में एनएसए अजीत डोभाल भी पुतिन से मिले थे और पीएम मोदी से भी पुतिन 2 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। और अब एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं, जहां आज उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से लंबी मीटिंग की। इसमें दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने को लेकर बात हुई। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को जमकर सुना दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, चीन है। भारत रूस से सबसे ज्यादा गैस निर्यात करने वाला देश भी नहीं है, वो यूरोपीय यूनियन है। जयशंकर ने कहा कि कुछ साल पहले तक खुद अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीद बढ़ाने के लिए बातें बोलता था। जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है और इसकी मात्रा भी बढ़ी है। तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भी खोल के रख दिया है जयशंकर। मोदी और पुतिन की जोड़ी ट्रंप के टैरिफ बम का दम निकालने का काम कर रही है। आप देखिए कि रूस ने कह दिया है कि अमेरिका नहीं खरीदेगा तो रूस भारत से सामान खरीदेगा। भारत ने कह दिया कि वो रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा। रूस ने अलग से कह दिया कि 5% और छूट दूंगा भाई, तेरे को तेल बेचना भारत को जारी रहेगा, 5% छूट दूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का ऑफर दे दिया कि आइए ना बॉस, इंडिया में लगाइए, आप भी फैक्ट्री लगाइए। रूस तो यह भी कह रहा है कि वो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र में भी पार्टनरशिप करने को तैयार है। मतलब ट्रंप को ढेले भर का भाव नहीं मिल रहा है, ढेले भर का। ट्रंप अपने घर में फंसते चले जा रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पे जूझ रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप अपनी पीठ तपतपा रहे थे कि उन्होंने पुतिन से बढ़िया बात कर ली है। इसके बाद वो जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं से मिले, माहौल पूरा बना दिया भाई ने कि वो जेलेंस्की और पुतिन के साथ बिठाकर युद्ध रुकवा देंगे। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि ट्रंप की इकलौती कामयाबी यह थी कि उस दिन जेलेंस्की सूट पहन के व्हाइट हाउस आए, नहीं तो और कुछ हासिल नहीं हुआ भाई को। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को भयंकर फोड़ दिया है। आज ही रूस ने यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव और राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन पर रूस के ऐसा बड़ा हमला करने को लेकर सीधे सीधे ट्रंप के लिए यह शर्मनाक स्थिति जैसा है। ट्रंप को अपनी यह बेइज्जती महसूस भी हो रही है कि भाई पुतिन को मैं इस तरह बुलाया, आए तो फाइटर जेट्स दिखाया, B-2 बॉम्बर उड़ाया, सब किया, ये तो भाई और फोड़ रहा है यूक्रेन को। इसलिए इस हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले यह कह दिया है कि रूस पर हमला किए बिना यूक्रेन युद्ध जीत जाए, यह तो असंभव है। यह असंभव नहीं, मुश्किल जरूर है। यह ऐसा ही है जैसे एक बढ़िया टीम जिसके पास जबरदस्त डिफेंस है लेकिन उसे आक्रामक खेलने नहीं दिया जा रहा, ऐसे तो जीतने का कोई चांस नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अयोग्य बाइडेन ने यूक्रेन को पलटकर जवाब नहीं देने दिया और सिर्फ बचाव करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध होता ही नहीं, इसके 0 चांस होते। ट्रंप ने आगे कहा कि आगे बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। यानी ट्रंप सब कुछ पहले ही सरकार पर डाल रहे हैं, पहले की सरकार पर, और कह रहे हैं कि अमेरिका में पहले की सरकार ने यूक्रेन को सिर्फ डिफेंस पर लगाए रखा, अटैक नहीं करने दिया, और बिना अटैक के युद्ध नहीं जीते जाते। अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मतलब वो यूक्रेन को पंप करेंगे कि जाओ भिड़ो तुम रूस से। तो फिर कौन सा सीज फायर, कौन सा युद्ध रुकवाना, सब कबाड़ हो गया। इतना भारत से भी रिश्ते बिगाड़ लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के, और वहां रूस का युद्ध भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम जो बाइडेन ने यूक्रेन को लड़ने नहीं दिया, लड़ने नहीं दिया, भर भर के तुम लोग हथियार देते रहे, पंप करते रहे कि जाओ मारो रूस के लोगों को। अब कह रहे हैं कि लड़ने ढंग से नहीं दिया। ट्रंप दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया गया। यूक्रेन ने रूस के हमलों से खुद को बचाया भी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अटैकिंग पोजीशन में आने नहीं दिया। अब ट्रंप का यह दावा भी आंकड़ों से मैच नहीं खाता, क्योंकि अगर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता तो इस युद्ध में यूक्रेन की ऐसी भीषण हालत नहीं होती। 2022 से अब तक यूक्रेन करीब 70,000 सैनिकों को गंवा चुका है, 1 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 5 लाख ही एक्टिव सेना है। इसके अलावा यूक्रेन को करीब 15 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन की जीडीपी 16.5 लाख करोड़, जिसमें से अकेले हाउसिंग सेक्टर को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर यूक्रेन का डिफेंस इतना मजबूत अमेरिका ने बना दिया था जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो यूक्रेन इतना नुकसान क्यों झेल रहा है? लेकिन जो भी हो, फिलहाल यह दिख रहा है कि ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, छीछा लेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। भारत जैसे दोस्त से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं, चीन और भारत पास आ रहे हैं, चीन पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती निभा रहा है, भारत ताइवान के साथ निभा रहा है।
बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है जिसके बारे में आज आपको बताना जरूरी था, इसलिए हमने बताया।